हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो आज हम लोग 182 से आगे के प्रश्न को जानेंगे। इससे आगे के प्रश्न को हम आगे के वीडियो में कर लिए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इन चारों में से कौन से भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन ए में है क्षेत्र 3, ऑप्शन बी में क्षेत्र 4, ऑप्शन सी में क्षेत्र 2, ऑप्शन डी में क्षेत्र 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र 5। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र 5 के भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किसे प्लेट विवर्त नीति का जनक माना जाता है? बताना है विवर्त नीति का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में एंटोनी फिलिप्स वान लीवेनहुक, ऑप्शन बी में जेम्स रेनेल, ऑप्शन सी में है एंटोनी लेओजियर, ऑप्शन डी में अल्फ्रेड वेगेनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड वेगेनर। अल्फ्रेड वेगेनर को विवर्त नीति का जनक कहा जाता है, माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न, सुनामी का विनाशकारी रूप किसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है? सामान्य ब्लैंक स्पेस वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है वो बताना, ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन ए में हम लोग का ऑप्शन ए में है 2 और 3 तीव्रता, ऑप्शन बी में 5 और 6 तीव्रता, ऑप्शन सी में 4 और 5 तीव्रता, ऑप्शन डी में है 5.5 तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 7.5 तीव्रता इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? बताना है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? तो भूकंप विज्ञान, ऑप्शन बी में हस्तलेख विज्ञान, ऑप्शन सी में मृत्तिकीय विज्ञान, ऑप्शन डी में चंद्र विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? बताना है भूकंप से कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? बताना है कौन से तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो ऑप्शन ए में हम लोग का प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन बी में द्वितीय तरंगे, ऑप्शन सी में सतही तरंगे, ऑप्शन डी में ज्वारीय तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंगे इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ऑप्शन ए में पी तरंगे, ऑप्शन बी में एल तरंगे, ऑप्शन सी में एस तरंगे, ऑप्शन डी में रेले सथरी तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, एस तरंगे। एस तरंगे इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? बताना है अनुप्रस्थ तरंग भूकंप के कौन से तरंग में शामिल है? तो ऑप्शन ए में है पी तरंगे, ऑप्शन बी में एल तरंगे, ऑप्शन सी में है एस तरंगे, ऑप्शन डी में है रेहली सथी तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, एस तरंगे में भूकंप की अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? सुनामी का कारण कौन सा नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में मृदा अपरदन, ऑप्शन बी में भूकंप, ऑप्शन सी में ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी में समुद्र के अंदर
भूस भूस्खलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन सुनामी का कारण नहीं है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है इसके अंतर्गत संबंध में। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का, इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। ऑप्शन बी में, पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थिर हैं। फिर अगला ऑप्शन नंबर सी है, पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। ऑप्शन डी में, यह सक्रिय ज्वालामुखी के एक बेल्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। यह ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन में कौन गलत होगा वो पूछा था, तो वही गलत होगा। देख सकते हैं कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की लगभग ब्लैंक स्पेस की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। कितना किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है, बताना है। तो ऑप्शन ए में है 20,233, ऑप्शन बी में है 7,516, ऑप्शन सी में है 15,106, ऑप्शन डी में है 5,055। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 15,106 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है भारत की। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है, बताना है। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी में हम लोग का कंत्रोज, ऑप्शन सी में हम लोग का आगरा, ऑप्शन डी में जौनपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर इज ए करेक्ट आंसर। भारत की मानक याम्योत्तर मिर्ज़ापुर स्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के ब्लैंक स्पेस भाग में फैला है। कितना भाग में फैला है, बताना है। तो ऑप्शन ए में 2.3%, ऑप्शन बी में 4.3%, ऑप्शन सी में 6.5%, ऑप्शन डी में 5.7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.3% भाग फैला है। देख सकते हैं भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.4% भाग में फैला है, जबकि फैला है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है, बताना है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए में हम लोग का माउंट आबू, ऑप्शन बी में जम्मू, ऑप्शन सी में शिमला, ऑप्शन डी में द्रास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रास। द्रास है सबसे ठंडा आवासीय स्थान, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताना है। कर्क रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का त्रिपुरा, ऑप्शन बी में हम लोग का मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। फिर अगला प्रश्न, भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, बताना है। भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन डी में 8, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, भारत की भू सीमाएँ 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? बताना है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 5 इज करेक्ट आंसर। भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। 5 भारत के राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? बताना है लगभग कुल लंबाई कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7517 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक इसी तरह के PYQ प्रश्न पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।